का पहिया जैसे जैसे 2024 की ओर घूम रहा है, वैसे वैसे सियासी बिसात पर नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विपक्षी एकता की गूंज जो लंबे वक्त से सुनाई दे रही थी, अब वो साकार होती नजर आ रही है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 दलों के नेता शामिल होंगे जो 450 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, जिसमें शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता शामिल होंगे। लेकिन यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो बैठक है वो महागठबंधन की फाइनल तस्वीर होगी। एक सवाल और भी है कि विपक्षी एकता से बसपा का गायब होना विपक्षी एकता में कहीं सेंधमारी तो नहीं। इन सारे विषयों पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैदान खेल का हो या फिर सियासत का, जीत के लिए जितनी सटीक रणनीति की जरूरत होती है, उतनी ही सहयोगियों और संगठन के बीच तालमेल की भी। राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की कवायद भी इसी तरफ देखी जा रही है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा होगी और भाजपा को घेरने पर मंथन होगा। लेकिन इस चर्चा के बीच एक बहस भी सामने आ रही है कि जो ये बैठक होगी वो महागठबंधन की निर्णायक बैठक होगी या केवल चर्चा मात्र सीमित रहेगी। ये बड़ा सवाल है। लक्ष्य लोकसभा चुनाव का है, नजर दिल्ली की सत्ता पर है और मिशन विपक्षी एकजुटता का है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता का सबसे बड़ा मंच तैयार हो रहा है। इसे लेकर सियासत का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है। विपक्ष के कैंप से निकल रहा हर एक संदेश 2024 में भाजपा को मात देने का है। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसलिए भाजपा की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नेमिस्तान में हो रही है, समाजवादी। 23 जून को पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली तक हलचल तेज है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अगुवाई में सजने जा रहे सियासी मंच को लेकर दावा है कि इसमें विपक्ष के 15 दलों के नेता हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल होने के लिए हामी भर चुके हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा जयंत चौधरी समेत विपक्ष के कई दूसरे नेता भी शामिल होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज़ जो हैं उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए। जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। विपक्षी एकजुटता या फिर यूं कहें कि महागठबंधन की इस कवायद पर सवाल भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन की प्रारंभिक तस्वीर पर सहमति बन गई है, क्योंकि पटना में होने जा रही बैठक को लेकर जो संदेश दिया जा रहा है वो तो यही है। 23 जून को 15 दलों के नेता मिलकर के तीसरा बड़ा महागठबंधन बनाएंगे और उसी महागठबंधन की 24 में सरकार बनेगी। जनता ये चाहती है
कि सारे गैर भाजपाई दल एक मंच पर एक साथ आए। इस समय नेता नहीं, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से हटे और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। जब एक मंच पर बैठने जा रहे हैं, पटना में बैठक में विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है, उसमें जब एक मंच में बैठे तो स्वतः चीजें स्पष्ट हैं कि सबका मंतव्य क्या है। मतलब साफ है कि सपा या फिर उसके सहयोगी रालोद दोनों ही दल मानकर चल रहे हैं कि 23 जून को जब पटना के मंच पर विपक्षी दलों के नेता एक साथ होंगे तो वो तस्वीर सिर्फ विपक्षी एकता की नहीं होगी, बल्कि बिहार की धरती से दिल्ली विजय का औपचारिक शंखनाद होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस भी यही संदेश देने में जुटी है। देखिए, देश ये तय कर चुका है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है, संविधान को तार-तार किया है, तो देश में जो एक विचार के लोग हैं, जो भारत को प्रगति पर लाना चाहते हैं, देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक मंच पर हैं। बहुत सारे मुद्दों पर उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रहित की बातें की हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए हैं। तो ये एक शुरुआत है और बिहार हमेशा आंदोलन का केंद्र रहा है। तो मुझे लगता है 23 तारीख ऐसी तारीख होगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन और सरकार दोनों के लिए बेचैनी वाला होगा। यानी हर एक दल भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने के लिए राजी दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारे को लेकर है। माना जा रहा है कि अगर पटना में होने जा रही बैठक में गठबंधन की अंतिम रूपरेखा पर सहमति बन जाती है तो भी सीटों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। स्थिति साफ नहीं है कि लीडरशिप किसका होगा, किस तरीके से ये लोग एकजुट होंगे, सीटों में किस तरह के तालमेल होंगे, कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो दल अपने राज्य में मजबूत हैं, जैसे उड़ीसा में बीजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तेलंगाना में बीआरएस, इनका इसमें अभी इनकी कोई भूमिका नहीं है और ये बहुत इम्पोर्टेंट राज्य हैं। तो ऐसे में जो राज्यों की सिचुएशन उभर के सामने आती है वो ये बता रही है कि अभी इनको बहुत लंबे रास्ते पर अपनी दूरी तय करनी है। मतलब दावा विपक्षी दलों का कुछ भी हो, लेकिन महागठबंधन की राह में अभी विपक्षी दलों को लंबी दूरी तय करनी है। इस बीच भाजपा पूरी तरह मुतमईन है कि महागठबंधन की कवायद सीटों के बंटवारे के भंवर में फंसकर डिरेल हो जाएगी। तो ये तो केवल प्रयास हैं, केवल नीतीश कुमार अपने को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी अगर इनका एकता हो जाए। ये संभव ही नहीं है। अलग अलग धुरी पे बैठे हुए लोग हैं, अलग अलग उनके एजेंडे हैं। केवल मोदी को हटाने के लिए एक होने का ये नाटक करते हैं कि जनता उससे भ्रमित होकर एक हो रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिए इस बात को, ये विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के अपने अपने स्वार्थ हैं। भाजपा के इस तर्क के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि 23 जून को पटना पहुंचने वाले विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनका पहला लक्ष्य ही यही है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीते, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या बल होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उसकी दावेदारी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, ये समय समय पर कांग्रेस से अपनी दूरी बनाए रखे हुए हैं, लेकिन 23 जून को ये तीनों नेता एक साथ होंगे और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। ऐसे में विपक्षी एकता की भावी तस्वीर को लेकर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसके सीधे तार यूपी से जुड़ते हैं, जहां रालोद और सपा का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही कह रखा है कि 24 में पुराना गठबंधन ही लड़ेगा, कोई नया गठबंधन नहीं होगा। लेकिन जयंत चौधरी के विचार कुछ अलग हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव सपा, आरएलडी, आप और कांग्रेस मिलकर लड़े? तेईस जून को पटना में होने जा रही विपक्ष की बैठक की चर्चा सियासत के हर एक मंच पर हो रही है।
लेकिन बैठक से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के एक मंच पर पहुंचने की है। दरअसल अखिलेश यादव हों या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों ही नेता कई मौकों पर कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे हैं। जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पिछले महीने मई में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। यहां तक कि कई मौकों पर दोनों ओर से बयानों में तल्खी भी दिखाई दी। लेकिन अब अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ एक मंच साझा करेंगे तो महागठबंधन से इतर तीनों पार्टियों के गठबंधन का सवाल भी तैरने लगा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव ने भले ही कई मौकों पर यूपी में नए गठबंधन से इनकार किया हो, लेकिन समाजवादी कैंप से जो संदेश आ रहा है उसका सीधा मतलब यही है कि नए गठबंधन के लिए सपा ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। गैर भाजपाई पार्टियां एक मंच पर आनी चाहिए। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारों को रोकने के लिए और जो देश टूट रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ जो लोकतांत्रिक सभी दल हैं वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि यूपी में सपा का सहयोगी रालोद पहले से ही कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है। सहमति तो बनी है तभी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वाभाविक है। राजनीति में किसी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। संभावनाएं अनंत हैं और संभावनाएं इसलिए ज़्यादा बलवती हो जाती हैं क्योंकि आज जिस तरीके से गांव के लोग, खासतौर पे किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक जिस तरीके से परेशान हैं, वो ये इन सबको कंपेल किए हुए है कि सब इकट्ठा हों और इनकी कुनीतियों के खिलाफ आप एक मोर्चा लें। लेकिन समस्या ये है कि यूपी में भाजपा के मुकाबले में सपा दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अगर सपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पुराने गठबंधन में शामिल करती है तो उसे न चाहते हुए भी कई सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए छोड़नी होंगी, जो सीधे तौर पर सपा के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऐसी संभावना कम ही है कि सपा यूपी में किसी नए गठबंधन के लिए तैयार हो। हालांकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। सीटों का अगर बंटवारा गठबंधन तय भी होता है तो उत्तर प्रदेश में जब सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस भी कई सीटें चाहेगी, आप भी कई सीटें चाहेगी। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव इस स्थिति में नहीं हुए कि जिनका जनाधार ही बहुत ज़्यादा नहीं बचा है उनको कैसे सीटें दें। और यहाँ तक कि जो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस जीतती रही है लंबे समय से, अब तो राहुल भी सीट हार चुके हैं, वहाँ पर भी उसकी जीत की वजह समाजवादी पार्टी ही होती थी क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी। तो मुझको लगता है कि ये एक बड़ा हर्डल रहेगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा पेच ये भी है कि सपा अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर लोक जागरण यात्रा निकाल रही है। यूपी की सभी सीटों पर जीत की हुंकार भर रही है। लखीमपुर के बाद नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर चुकी है। दूसरी ओर सपा के सहयोगी जयंत चौधरी की अगुवाई में रालोद का अभियान पश्चिमी यूपी में जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस भी 2024 में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। ये तीनों ही तस्वीरें संकेत हैं कि सत्ता के रास्ते पर हर एक दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, जो यूपी में किसी नए गठबंधन के रास्ते में बड़ा ब्रेकर साबित हो सकती है। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाप दिया, तो निश्चित तौर से राहुल गांधी जी मजबूत नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग खड़े हैं पूरी। यानी विपक्षी एकता की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन इसके जमीन पर उतरने को लेकर अभी भी सवाल है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद भी दोनों दल भाजपा को बड़ी जीत से रोकने में नाकाम रहे थे। दूसरा, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को 18.1% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 6.4% वोट। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 32.3% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2.4%। अगर यूपी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखें तो निकाय चुनाव के अलावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी यूपी में बड़ी छाप छोड़ने में अब तक नाकाम रही है। ऐसे में यूपी में नए गठबंधन की संभावना कितनी है, ये सवाल बड़ा है। अब ये तो बड़ा
ज़बरदस्त भ्रष्टाचार का संगम होगा अगर ये तीन चेहरे आपने बताए हैं। और यूं कह लें कि अपराध को महिमा मंडित करने वाले लोग भी हैं और भ्रष्टाचार में डूबी हुई केंद्रीय केजरीवाल की सरकार आज दिल्ली में सब जानते हैं। और ऐसी ही एक देश में डूबी हुई भ्रष्टाचार में सरकार थी कांग्रेस की, उसको लोगों ने निकाला कर दिया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने अखिलेश यादव जी की सरकार को बाहर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया। तो ये साफ हो गया है कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोगों के साथ कौन जाएगा और उसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में किसी नए गठबंधन की बुनियाद पड़ने की फिलहाल कोई वजह नजर नहीं आती और न ही बड़े स्तर पर इसकी कोई कवायद होती दिख रही है। फिर भी कयासों का दौर जारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एकला चलो के मंत्र के साथ बसपा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं विपक्षी एकता का नारा बुलंद कर रहे विपक्षी दलों ने बसपा से किनारा किया हुआ है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए हो रही बड़ी बैठक से बसपा को दूर रखा है, उसे निमंत्रण तक नहीं दिया है। वहीं इनका तर्क है कि बसपा भाजपा की बैकडोर से मदद करती है, लेकिन बसपा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी तैयारी और चुनावी रणनीति में जुटी हुई है। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर विपक्षी एकता बनाई जा रही है और उससे बसपा को दूर रखा जा रहा है, तो जो वोट बैंक है उसका खामियाजा इस विपक्षी एकता को भुगतना नहीं पड़ेगा। विपक्ष की कोशिश सियासत के कैनवास पर एकजुटता की बड़ी तस्वीर उकेरने की है। दावा एकजुटता के पटल पर कश्मीर से केरल तक भाजपा की घेराबंदी का है, लेकिन विपक्षी एकता के जमीन पर उतरने को लेकर कई सवाल हैं। एक सवाल विपक्षी एकता की कवायद से बसपा को दूर रखने का है। सवाल ये कि क्या विपक्षी एकता के मंच से बसपा को दूर रखने का नुकसान नहीं होगा। देखिए, मायावती पूरे खेल को बिगाड़ सकती हैं। विपक्ष की पूरी एकता की हवा अगर उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के लिहाज से, तो अकेले बसपा ही पूरा खेल बिगाड़ सकती है। और जिस तरह की चर्चाएं हैं AIMIM को लेकर कि अगर कहीं BSP के साथ उसका तालमेल हो जाता है तो निश्चित तौर पे इसकी जो बार्गेनिंग पावर है बहुत बढ़ जाएगी और ये एक अलग किस्म की पार्टी नजर आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के इस तर्क के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल्ली विजय की राह में निर्णायक फैक्टर दलित वोट बैंक है, जिसके बीच बसपा की पकड़ दूसरे दलों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। दूसरा, लोकसभा चुनाव की आहट के बीच एकला चलो के मंत्र के साथ भाजपा को टक्कर देने का ऐलान कर चुकी मायावती ने कश्मीर से कर्नाटक तक पार्टी को मजबूत करने पर नजरें जमाती हैं। निकाय चुनाव के बाद से ही मायावती लगातार अलग अलग प्रदेश के प्रभारियों के साथ बैठक कर पार्टी की जड़ें मजबूत करने के निर्देश दे रही हैं। वहीं यूपी में भी बसपा की तैयारी मंडलवार पैनल जिताऊ प्रत्याशी के चयन की है, ताकि भाजपा को सीधी टक्कर दी जा सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा के बिना विपक्षी एकता की ये योजना सफल होगी। देखिए, अगर ये लोग वास्तव में विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश और देश की राजनीति में मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर होना चाहिए। तभी विपक्षी एकता, जिस तरह जनता पार्टी बनी थी उस तरह का मूवमेंट इनको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग बनाएंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं। हालांकि इन तर्कों से विपक्षी एकता का दम भर रही सपा और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों का तर्क है कि मायावती की रणनीति भाजपा को फायदा पहुंचाने की रही है। ऐसे में विपक्षी एकता के मंच पर बसपा को बुलाने का सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब फंसती है, ओवैसी और मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार करती हैं, माहौल तैयार करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर दोनों पार्टी चलती हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसे दलों से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से उनसे दूरी बनाकर। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक BSP का रह गया है और पूरे उत्तर प्रदेश से BSP का सफाया हो गया है। विपक्षी एकता की कवायद के बीच बसपा ने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
बसपा का फोकस रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने और नए समीकरणों के साथ जीत का रास्ता बनाने पर है। महागठबंधन के मुद्दे पर बसपा ने राष्ट्रवाद का नारा बुलंद कर दिया है। हमारी नेता ना इस तरह की चीज़ों पे सोचती हैं ना देखती हैं। हम केवल देखते हैं देश को और केवल देखते हैं देश हित को, और देश हित में जो काम होता है हम आगे बढ़ कर के जाते हैं। और अगर कोई भी लोग उसको इधर या उधर की सोचते हैं, ये बुलाते हैं ये नहीं बुलाते हैं, हम उसकी ना परवाह करते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है और देश की जनता सबसे पहले है, और देश हित और जनहित में हम हमेशा काम करते हैं। कोई हमें बुलाए कोई हमें ना बुलाए, कोई हमारे बारे में पूछे ये ना पूछे, सोचे ये ना पूछे, हम परवाह नहीं करते। वहीं भाजपा का दावा है कि महासंपर्क अभियान के जरिए हर एक मतदाता की पार्टी घेराबंदी करने में जुटी है और महागठबंधन में बसपा के शामिल होने या न होने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी के रहने ना रहने में फायदा नहीं देखते, अपने कार्यों से अपने नेतृत्व आदरणीय मोदी जी आदरणीय के नेतृत्व में जो पूरा देश आज एकजुट हो रहा है, और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को, अपने संगठन के द्वारा किए हुए कार्यों को, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे लोक कल्याणकारी योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की 24/7 जो काम करते हैं, हम उस पर केवल फोकस करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे गठबंधन करेगा नहीं करेगा। बैठक में शामिल होने जा रहे दलों की बसपा से दूरी के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि बसपा ने पहले ही एकला चलो का बिगुल फूंक दिया है, इसलिए भी विपक्षी पार्टियां बसपा से दूरी बना रही हैं। हालांकि माना ये भी जा रहा है कि अगर 2024 में नतीजे विपक्ष के पक्ष में रहे तो चुनाव के बाद बसपा गठबंधन का हिस्सा भी बन सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद हर एक दल की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। भाजपा जहां यूपी में 80 की 80 सीटों पर महासंपर्क अभियान के जरिए बूथ स्तर तक पहुंचने की कवायद में जुटी है, वहीं 23 जून की विपक्षी एकता की बैठक से पहले जेडीयू और आरजेडी ने 450 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन होता है तो बीजेपी लोकसभा में अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। दो 2024 के लिए विपक्ष का लक्ष्य साफ है। अब महागठबंधन यात्रा की पटकथा लिखे जाने की बारी है, जिसके लिए बिहार की राजधानी पटना में बड़ी तैयारी है। लेकिन इस बैठक से पहले ही जेडीयू की ओर से की गई 450 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी समेत 1 दर्जन पार्टियों से गंभीर वार्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी एकता के लिए अपने संकल्पों को और इरादों को स्पष्ट किया है दोहराया। जेडीयू का संकेत साफ है कि महागठबंधन की स्थिति में विपक्ष की रणनीति लोकसभा की 450 सीटों पर भाजपा को सीधी टक्कर देने की होगी। यानी महागठबंधन की स्थिति में भाजपा के विजय रथ को 100 सीटों के अंदर रोकने का दावा है। कि अगर आप देखें बहुत ध्यान से पूरे देश का रेशियो, तो देश में चुने हुए विधायकों की संख्या अकेले विपक्ष की 62% से ज़्यादा है, और 20% उन लोगों की है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत करके नहीं आए, विभिन्न रीजनल पार्टियों के सिंबल से जीत करके आए हैं। तो ये स्पष्ट है कि देश में जो बहुमत है, जिस विचारधारा का बहुमत है, वो विपक्ष के साथ है। देखिए, आज भाजपा सबसे बड़ी चुनौती आम जनता के लिए हो गई है। मैं सीधे कहना चाहूँ, आम जनमानस परेशान है। महंगाई कहाँ है? कितने रुपए में दाल आप खा रहे हैं? कितने रुपए में अब जो है पूरा भोजन एक प्लेट आ रहा है? सबसे बड़ी जो समस्या इस देश की है महंगाई, बेरोजगारी, जिससे आम नौजवान परेशान है। जिस महाविद्यालय में हम आए हैं, यहाँ के विद्यालय के बच्चे पढ़कर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा। और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और
सबसे बड़ी आप देख लीजिए, अभी उसका कारण जो ट्रेन हादसा हुआ है आप उठाकर देख लें, केवल और केवल वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं किया नियुक्ति, 11 लाख पद खाली है रेलवे में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सवाल उठ रहा है कि क्या सियासी पटल पर समीकरण 2014 और 2019 की तुलना में बदल गए हैं, जो भाजपा के लिए चुनौती साबित होंगे, और क्या गठबंधन होने की स्थिति में एक दल का वोट दूसरे दल को ट्रांसफर हो पाएगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ आए थे, पर दोनों दलों का कुल स्कोर 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया था। 2019 चुनाव के इसी आंकड़े को आधार बनाकर भाजपा विपक्ष पर चुभने वाला तंज कस रही है। हमें लगता है आंकड़ा शायद वो भूल गए हैं। अभी शायद उनके पास 420 का आंकड़ा है, ये 450 की जो बात आप ला रहे हैं, ये बात उनसे फिर से पूछिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 420 है। यानी भाजपा को यकीन है कि महागठबंधन की स्थिति में भी पीएम मोदी के चेहरे और काम के आधार पर उसका विजय रथ रुकने वाला नहीं, बल्कि महासंपर्क अभियान, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज को पाले में लाने के लिए किए जा रहे सम्मेलनों से विजय रथ की स्पीड तेज होगी। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि दो दलों के साथ आने से उनसे जुड़े मतदाता भी साथ आएंगे। राजनीति में हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, गणित के हिसाब से अगर कागज पेन लेके बैठ जाइए तो 50% तो वोट क्रॉस करती भी नहीं बीजेपी। जब देश में सरकार दोनों बनाई है तो उससे कम ही रहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर सब एक दल इकट्ठा हो जाते हैं तो कागज पेन के हिसाब से तो वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन 2+2 4 हमेशा पॉलिटिक्स में नहीं होता है। पॉलिटिक्स में किसी वोट बैंक के आने से कोई दूसरा वोट बैंक नाराज हो जाता है। कभी कभी एक पार्टी के नेता को टिकट मिल गया तो जो दूसरी पार्टी जिसका कटा होता है टिकट, वो विरोध में कैंपेन करता है। तो वो इस तरह से चुनाव होता नहीं है। जाहिर है कि महागठबंधन की कवायद के बीच विपक्ष ने भले ही 450 सीटों पर दावेदारी तेज कर दी हो, लेकिन ये भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा, अभी से इसका आकलन संभव नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।